तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 12 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 से 11 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग पार्ट 1 से 11 तक इस वीडियो के बाद देखना चाहते हो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में 5वां मौलिक अधिकार। ये जो 6 मौलिक अधिकार आपको दिख रहा है, इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5वां मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम 5वां मौलिक अधिकार स्टार्ट करते हैं। 5वां मौलिक अधिकार है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। अब ये क्या है? इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 दोनों दिया गया है हमारे संविधान में, वो अल्पसंख्यकों को ख्याल में रख करके दिया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन है अल्पसंख्यक जिसको संविधान इतना ख्याल कर रहा है, ठीक है, और इसे मौलिक अधिकार क्यों दे रहा है? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। तो चलिए हम पहले आर्टिकल 29 को स्टार्ट करते हैं, फिर हम समझेंगे अल्पसंख्यक कौन है। आर्टिकल 29 जो है वह कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। मतलब अल्पसंख्यकों का जो हित जुड़ा हुआ है जिस चीज से, उसको वह संरक्षण करता है, उसको बचाता है। आर्टिकल 29 का यही हेडिंग है, ठीक है। अब आर्टिकल 29 को और अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 खंड में बटा हुआ है। आर्टिकल 29 का पहला क्लाउज, आर्टिकल 29 का दूसरा क्लाउज। क्लाउज को हिंदी में खंड कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक शब्द आपको मिला होगा अल्पसंख्यक। अब आपके माइंड में गूंज रहा होगा या चल रहा होगा कि अल्पसंख्यक है कौन जिसे इतना ख्याल संविधान में रखा गया है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, अल्पसंख्यक कौन है? दूसरा, इन्हें अधिकार क्यों दिया गया है? इन्हें अधिकार क्यों दिया गया है? और तीसरा, यदि यह अधिकार न होता तो फिर क्या होता? और चौथा, क्या बहुसंख्यक को भी यह अधिकार है? तो आइए हम जानते हैं पहले नंबर का आंसर हम समझते हैं। देखिए, हमारे भारत में मुख्यतः 7 धर्म के लोग रहते हैं। कौन कौन धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। कौन कौन रहते हैं? यूं यहां लिख देते हैं, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। मुख्यतः यही धर्म के लोग, 7 धर्म के लोग रहते हैं। उसमें से हिंदू को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो अल्पसंख्यक हैं। बाकी सभी क्या है? अल्पसंख्यक है। यह निर्णय कहां से आया? संसद से आया, क्योंकि संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक कौन है वो दिया नहीं गया। अल्पसंख्यक का डेफिनेशन दिया नहीं गया, केवल यह बताया गया कि अल्पसंख्यक 2 तरीके से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। पहला, धर्म के आधार पे, बेस्ड ऑन रिलीजन, और दूसरा बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा के आधार पे आप किसी को देख सकते हैं, और धर्म के आधार पे। तो इसका मतलब धर्म के आधार पे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कम है, इसलिए अल्पसंख्यक ही हो गए। अल्प मतलब होता है कम, असंख्यक मतलब होता है संख्या, मतलब जिसकी संख्या कम हो। जैसे मान लीजिए कि इस भारतवर्ष में दीपावली होता है, तो आपको कहीं किसी भी रोड पे निकलेंगे, या छठ होगा, दुर्गा पूजा होगा, दशहरा होगा, या अदर कोई स्टेट का पर्व, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यह फेस्टिवल आज है। लेकिन अगर आप बात कीजिए 25 दिसंबर को जो होता है क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्या वहां पता चलता है? या ईद में होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी अल्पसंख्यक है, ठीक है। दूसरा, आपके मन में चलेगा कि इन्हें यह अधिकार क्यों दिया गया? देखिएगा, जिस धर्म की संख्या कम होती है, ठीक है, या जिसकी संख्या कम होती है, उसे एक डर का भावना पैदा होता है। क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई ऐसा सरकार आ जाए, और चूंकि सरकार को तय बनाती कौन है?
यहाँ की जनता, और जनता में बहुसंख्यक आबादी ही अगर डिसाइड कर ले कि यह सरकार बनेगी, तो फिर कल को अगर कोई ऐसी सरकार बन जाए जो अल्पसंख्यकों हितों को रक्षा ना करे और उसे कुचलना चाहे, तो फिर क्या होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के द्वारा आर्टिकल 29 और 30 दिया गया है। तो इन्हें अधिकार क्यों दिया गया? क्योंकि ये अपने आप को डरा हुआ समझेंगे, और डरा हुआ समझेंगे तो अगर किसी एक देश का कुछ पार्ट के नागरिक अपने आप को डरा हुआ समझेंगे तो क्या वो विकास, देश के विकास में योगदान दे पाएंगे? यस या नो? क्या उनका योगदान होगा? फिर वो डर डर के जीवन जीना लगेंगे, ठीक है, और एक दूसरे से क्या करने लगेंगे? नफरत करने लगेंगे। फिर तनाव पैदा होगा, जिससे उसे बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आर्टिकल 29 और 30 आया है, ठीक है। वह सुनिश्चित कर सके कि इसका अधिकार है और वह विकास में सब मिलकर के साथ दे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन में, यदि यह अधिकार न होता तो देखिए, अगर आर्टिकल 29 और 30 नहीं होता तो अभी हम आपको बताएं 2 में डिस्कशन करते हुए कि अगर नहीं होता तो कल को कोई ऐसा सरकार बन जाए जो अल्पसंख्यकों को खत्म करना चाहिए, अल्पसंख्यकों के भाषा को या उसकी जो कल्चर है या उसकी जो लिपि है उसको कुचलना चाहे या उसको दबाना चाहे, तो फिर क्या होगा? तो आर्टिकल 29 और 30 उसको बचाएगा, उसको कहेगा ठीक है आप सरकार, आप अपने अधिकार का तो पालन कीजिए, लेकिन जो दायरा दिया हुआ है उसको छोड़ करके, ठीक है। और चौथा, क्या बहुसंख्यक को भी यह अधिकार है क्या? अब आपके मन में होगा क्या बहुसंख्यक को भी अधिकार है? तो देखिएगा, एक बार क्या हुआ, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, दोनों के बीच केस गया कहां? 2007 में सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह पता चल गया कि अल्पसंख्यक कौन होगा और कौन नहीं होगा, यह राज्य के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, यानी स्टेट वाइज पता किया जाएगा। स्टेट वाइज यानी राज्य के आधार पर जिसकी संख्या कम होगी उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, नागालैंड की में जो है हिंदू अल्पसंख्यक है, यानी उनकी संख्या कम है, तो उन्हें भी आर्टिकल 29 का लाभ मिलेगा। यहां से पता चलता है कि आर्टिकल 29 का लाभ उन्हें भी दिया जाएगा। लेकिन अगर इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं आर्टिकल 29 का को और डिटेल्स में, तो आर्टिकल 29 2 क्लाउज में बटा हुआ है। पहला क्लाउज, पहला खंड, ये देखिए पहला खंड कहता है क्या? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, एनी सेक्शन यानी नागरिकों का कोई समूह, नागरिकों का कोई समूह, यानी यह ग्रुप ऑफ पीपुल की बात कर रहा है, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग, जो रहता है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत के क्या सीमा के अंदर, क्षेत्र के अंदर रहता है, कोई भी नागरिकों का समूह, हैव अ राइट्स, उसे यह अधिकार है टू सिक्योर यानी संरक्षण करने का, देयर डिस्टिंक्ट मतलब है कोई विशेष लैंग्वेज, कल्चर एंड द स्क्रिप्ट, भाषा, संस्कृति और लिपि बचाने का अधिकार होगा, ठीक है। अगर किसी समूह को लगता है कि हमारा भाषा मतलब जैसे मान ले उर्दू, हिंदी या किसी और स्टेट का कोई अपना भाषा होगा, उसको लगता है, डर लगता है। यस, कल्चर मतलब क्या? मुसलमान का क्या कल्चर? पहनावा, ओढ़ावा, या पैर छूकर प्रणाम करना या सलाम करना, या ईसाई के अंदर कोई होगा वो कल्चर, रहन सहन, वो सब को अगर डर लगता है, या स्क्रिप्ट उसकी भाषा, जैसे हिंदी देवनागरी की भाषा, हिंदी को लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, उर्दू को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, दायां से बायां लिखा जाता है। तो अगर कभी डर ऐसा लगे किसी भी सेक्शन को जो इंडिया में रहता है, तो उसे यह अधिकार होगा कि वो क्या करे, उसका संरक्षण कर सकता है। इसका हिंदी हम डिस्प्ले करवा देंगे, क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि आप हिंदी भी उसका डिस्प्ले लिख दिया कीजिए, तो ठीक है हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आर्टिकल 29 का सेकेंड क्लॉज समझते हैं। आर्टिकल 29 का दूसरा खंड क्या कहता है? दूसरा खंड कहता है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी शैक्षणिक संस्था किसी भी नागरिकों को उसमें एडमिशन लेने से, प्रवेश करने से रोक नहीं सकता है, यदि वह सरकार से फंड लेती हो या किसी तरीका का सहायता लेती हो। किस आधार पर उसको रोका नहीं जा सकता है? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यह संस्था एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकती है अगर सरकार से वो फंड लेती हो या सहायता के रूप में कुछ राशि लेती हो। वह धर्म के आधार पे, कास्ट यानी जाति, रेस यानी वंश, या लैंग्वेज भाषा के आधार पे किसी को
उस शैक्षणिक संस्था में रोक नहीं सकती। अब एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? आर्टिकल 15 तो खुद कहता है कि किसी भी जगह पे भेदभाव नहीं किया जाएगा 5 ग्राउंड पे, उसमें से यहां पे 3 ग्राउंड है, रिलीजन, कास्ट एंड रेस। प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स नहीं है यहां पे एक एक्स्ट्रा है, भाषा। ठीक है, यहां पे सेक्स को हटाया गया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे किसी स्कूल्स में देखेंगे जो केवल प्राइवेट स्कूल केवल गर्ल्स के लिए ही खुला हुआ है या केवल बॉयज के लिए ही खुला हुआ है, इसलिए यहां पे सेक्स नहीं दिया गया। वो कर सकता है सेक्स के आधार पे। ठीक है, तो एनी एजुकेशन यहां पे कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी होगा आ जाएगा, निजी, जो भी निजी संस्था होगा वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। आर्टिकल 15 में केवल सरकारी संस्था, सरकार नहीं कर सकता, और यहां पे कोई प्राइवेट संस्था भी उसे रोक नहीं सकता। इसका हिंदी हम नीचे डिस्प्ले करवा देंगे। अब एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में आया हुआ है, अल्पसंख्यकों को किस आधार पे मौलिक अधिकार दिया गया है? अब 4 विकल्प दे देगा और उसमें से एक आंसर होगा। देखिएगा 3 ही ऐसा होगा, 3 के अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो गलत होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए उन्हें केवल और केवल लैंग्वेज यानी भाषा, स्क्रिप्ट यानी लिपि और कल्चर यानी संस्कृति, इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो क्या होगा? गलत होगा। ये बहुत बार एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछा गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आर्टिकल 30 की ओर आते हैं। आर्टिकल 30 कहता है क्या? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या? राइट यानी अधिकार, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार होगा कि एस्टैब्लिश यानी स्थापना कर सके और एडमिनिस्ट्रेटर यानी उसका प्रबंधन कर सके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब अपने संस्थाओं का वह स्थापना भी कर सके, संस्थाओं का स्थापना भी कर सके और उसका प्रबंधन भी कर सके। यह अधिकार की बात आर्टिकल 30 करता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों का। अब आप आइए आर्टिकल 30 का और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका 2 क्लाउज है, 2 खंड है। इस 2 खंड के बारे में हम और अच्छे से समझ लेते हैं। पहला खंड कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज, सभी अल्पसंख्यक। कौन कौन अल्पसंख्यक? जो अभी अभी हम डिस्कस किए 6, वो सभी अल्पसंख्यक को अधिकार है एस्टैब्लिश, स्थापना एंड मैनेज देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसका हिंदी हम नीचे डिस्प्ले करवा देंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि हिंदी भी दिया जाए, तो हम नीचे डिस्प्ले करवा देंगे, परेशान नहीं होंगे आप। पहले समझ लीजिए, सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा कि अपने पसंद की शिक्षण संस्थाओं का स्थापना और उसका प्रबंधन स्वयं करें। अब एक बात होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट करे। एस्टेब्लिशमेंट करेगा तो कोई कैसे करेगा? जमीन लेकर के, यस या नो? जमीन लेकर के एस्टेब्लिशमेंट करेगा ना। तो अभी हम जानते थे कि हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार होता था, 7 मौलिक अधिकार था ना। 7वां मौलिक अधिकार कौन था? जो हटाया गया वो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 31 के अंदर, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत उसे तो हटा दिया गया। तो फिर यह जो अपना जमीन ले करके आएगा और उसका जो स्थापना करेगा, तो फिर उस पर इसका अधिकार कैसे होगा? जब उसका जमीन राइट टू प्रॉपर्टी उसका अधिकार नहीं, तो फिर ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर कैसे है? अगर ये फंडामेंटल राइट्स ये सिक्योर कर रहा है कि तुम स्थापना कर सकते हो, तो वो तो हटा दिया गया। उसी को सुरक्षित करने के लिए, उसी को बचाने के लिए आर्टिकल 30 का पहला, अनुच्छेद 30 का पहला क्लाउज का ए आया। ए मतलब कौ, मतलब पहला खंड का अ आया कब? 44वें संविधान संशोधन में के दौरान। कब? 1978 के दौरान, जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, उसी समय ए को जोड़ा गया। अब ए क्या कहता है? ए कहता है कि अगर कभी सरकार को या स्टेट को कभी ऐसा लगे कि बहुत जरूरी है उस संस्था का जमीन लेना, मान लीजिए कि रेलवे लाइन आ रही है या कोई ऐसा योजना हो रहा है जिसके बीच में जमीन आ रही, अगर वो लेना पड़े तो कोई ऐसा कानून बनाएगी जो ना तो उसके अधिकार जो दिया गया 29-30 में, ना तो उसको निरस्त करेगी, ना उसके अधिकार को रोकेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उससे जमीन लिया जाएगा तो उस जमीन का इतना
मुआवजा दिया जाए, मतलब जो दूसरे जगह पर जा करके वो अपने संस्था को अच्छे जगह पर जा करके एस्टेब्लिश कर पाए, या तो सरकार करके दे या इतना पैसा दे जिससे उसका जो है ना अच्छे तरीके से वहां एस्टेब्लिशमेंट स्थापना दूसरे जगह पे किया जा सके और सरकार उसे रोकेगी भी नहीं दूसरे जगह पे। यही आर्टिकल 30 का पहला का एक क्लॉज कहता है। इसको हम हिंदी में नीचे डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 का दूसरा खंड समझते हैं। दूसरा क्लॉज कह रहा है क्या? दूसरा क्लॉज, राज्य। अब यहां पे कौन सा राज्य? जो आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में राज्य का डिफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा दिया हुआ है, हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 12 को, ठीक है। जो डिफिनेशन दिया हुआ उस राज्य की बात करें। राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा शासित किसी भी शैक्षणिक संस्था, कोई भी शैक्षणिक संस्था अगर वो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया है या प्रबंध किया जा रहा है, ठीक है, उसे आर्थिक सहायता देने के मामले में भेदभाव नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर राज्य संस्थाओं को कुछ ऐड या कुछ सहायता दे रहा है तो वो इस आधार पे नहीं छाटेगा कि यह अल्पसंख्यकों का है, उसे दे नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो ऐड दे रहा है या सहायता दे रहा है तो सभी संस्थाओं को देना पड़ेगा। यह आर्टिकल 32 ऐसा कहता है, ठीक है। इसका यह मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों को यह न लगे कि हमारे धर्म के कारण हमें सरकार जो है ध्यान मेरा नहीं दे रही या सहायता नहीं दे रही। उम्मीद है आपको आर्टिकल 29 और 30 अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप अपने दोस्तों को अच्छा लगा हो यह वीडियो तो शेयर कर सकते हैं। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये पहले का वीडियो है, आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।